रात के 11 बज रहे थे। मुंबई के उपनगर विक्रोली की एक तंग गली में एक सफेद रंग की इमारत थी। दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, दिव्य ज्योति बाल सेवा संस्थान, जहां हर बच्चे को मिलता है प्यार। दीवारों पर मुस्कुराते बच्चों की तस्वीरें थीं। नीचे लिखा था, आपके 1000 रुपए से एक बच्चे का 1 महीना। इसी इमारत की छत पर बैठा था रमेश कामले। सिगरेट के धुएं में उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। सामने मेज पर लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर चमक रहे थे बैंक खाते के आंकड़े। पिछले 3 महीनों में 16 लाख रुपए। वो हल्का सा मुस्कुराया। भावना का बिजनेस सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला होता है, उसने अपने साथी नीलेश से कहा। भाई कल का नीलेश वीडियो कुर्सी वायरल हो पर गया। पैर फैलाए उस बैठा छोटी था। लड़की का जो रो रही उसने थी। जवाब दिया, 12 घंटे में भाई 2 लाख के कल का डोनेशन। वीडियो वायरल हो गया। उस छोटी लड़की का जो रो रही थी। 12 घंटे में 2 लाख के डोनेशन। रमेश ने लैपटॉप बंद किया। वो लड़की कहां से लाए थे? पड़ोस के झुग्गी से। उसकी मां को 500 रुपए दिए थे। बोला था फिल्म की शूटिंग है। दोनों खिलखिलाकर हंसे। नीचे उसी इमारत में 17 बच्चे थे, भूखे, डरे हुए। उनके लिए दिव्य ज्योति सिर्फ एक नाम था, रोशनी नहीं। सुमन वर्मा पत्रकार थी, उम्र 32 साल। मुंबई के एक हिंदी न्यूज पोर्टल में काम करती थी, आवाज टुडे। वो बड़ी खबरें तोड़ने की भूखी थी, लेकिन उसके एडिटर उसे हमेशा सॉफ्ट स्टोरी पकड़ाते थे, त्योहार, फैशन, सेलिब्रिटी। एक दिन उसकी मां ने फोन किया, सुमन, मैंने आज उस दिव्य ज्योति संस्था में 5000 रुपए दिए। बहुत अच्छा काम करते हैं। तूने देखा है उनका वीडियो? सुमन ने वीडियो देखा, फिर संस्था की वेबसाइट खोली। वेबसाइट चकाचक थी। बच्चों की हंसती तस्वीरें, विदेशी डोनर्स के टेस्टिमोनियल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, FCRA का जिक्र। लेकिन एक चीज उसे अजीब लगी। संस्था की स्थापना 2019 में बताई गई थी, लेकिन वेबसाइट का डोमेन 2022 में खरीदा गया था। 3 साल का गैप क्यों? उस दिन रात को उसने खाना नहीं खाया, बस खोजती रही। FCRA की सरकारी वेबसाइट पर दिव्य ज्योति बाल सेवा संस्थान रजिस्टर्ड नहीं था। उसने रजिस्ट्रेशन नंबर गूगल किया। वही नंबर किसी और संस्था का था, जो 2018 में बंद हो चुकी थी। अगले दिन सुबह 9 बजे सुमन विक्रोली की उस गली में खड़ी थी। साथ में कैमरामैन विजय था, पुराना, भरोसेमंद। अंदर जाना है? विजय ने पूछा। पहले बाहर से देखते हैं। इमारत के बाहर एक चाय वाला था, रफीक भाई, 50 साल के करीब उम्र। सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। सुमन ने चाय मांगी, बातें शुरू हुई। भाई साहब, वो संस्था बच्चों वाली कब से है यहाँ? भाई साहब, वो रफीक संस्था ने माथे वाली पर बल कब से डाले। है यहाँ? कोई 1.5-2 साल से। पहले यहाँ एक गोदाम था। बच्चे दिखते हैं कभी? हाँ, कभी कभी, लेकिन शाम को ही, और वो भी तब जब कोई गाड़ी आती है, फोटो खिंचती है, फिर अंदर। रफीक ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, मुझे तो कभी कभी रोने की आवाज आती है रात को, पर क्या करें, हम गरीब लोग क्या बोलेंगे। सुमन ने रफीक का नंबर लिया। शाम को वो वापस गई, इस बार अकेली, एक डोनर की तरह। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला एक लड़के ने, कोई 20 साल का। उसने पूछा, क्या काम है? मैंने ऑनलाइन डोनेशन किया था, बच्चों से मिलना था। लड़के ने अंदर किसी को आवाज लगाई। कुछ देर बाद एक महिला आई, गुलाबी साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी, चेहरे पर खिंची हुई मुस्कान। आइए बहन जी, आपका स्वागत है। हम तो बस भगवान का काम कर रहे हैं। उसने अपना नाम बताया, विमला ताई। सुमन अंदर गई। एक कमरे में 5-6 बच्चे थे। बच्चे चुप थे, अजीब तरह की चुप्पी। वो चुप्पी जो डर से आती है, आराम से नहीं। एक छोटी लड़की, कोई 8 साल की, सुमन की आंखों में देखती रही, फिर धीरे से उसकी तरफ आई। उसने सुमन की उंगली पकड़ी और कुछ नहीं बोली, बस पकड़ी रही। सुमन की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभाला। ये बच्चे कहां से आते हैं? उसने विमला ताई से पूछा। अनाथ हैं बेचारे, बिहार, झारखंड से। कोई छोड़ गया, कोई रेलवे स्टेशन पर मिला। सरकार को रिपोर्ट करते हैं? विमला ताई की मुस्कान जरा खिंची। सब होता है बहन जी, कागजात बने हुए हैं सब। अगले 2 हफ्ते सुमन ने पूरी तरह इस कहानी में डुबो दिए। उसने RTI दाखिल की, संस्था के रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक अधिकारी से गुपचुप मुलाकात की। उसने उस इलाके के पुलिस थाने में एक SI से पुरानी जान पहचान का फायदा उठाया, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। रमेश कामले, असली नाम था राहुल कदम। पहले एक बीमा कंपनी में एजेंट था।
2019 में उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ था। बाद में वो गायब हो गया था। नीलेश सोशल मीडिया एक्सपर्ट था। फर्जी एंगेजमेंट और वायरल कैंपेन्स चलाना उसका हुनर था। विमलाताई किराए पर रखी गई थी। उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलते थे देखभाल के बदले में। संस्था का असली रजिस्ट्रेशन एक और नाम से था, और वो भी एक और शहर में। उसी रजिस्ट्रेशन की फोटो को फोटोशॉप करके दिव्य ज्योति का नाम चिपकाया गया था। 16 लाख रुपए 3 महीनों में। इसमें से बच्चों पर खर्च हुए अनुमानित 2.5 से 3 लाख। बाकी पैसे 3 अलग अलग खातों में। एक खाता रमेश की पत्नी के नाम, एक खाता रमेश की मां के नाम, एक खाता एक कंसल्टेंसी फर्म के नाम जो सिर्फ कागजों में थी। लेकिन सबसे खतरनाक खुलासा अलग था। एसआई ने सुमन को बताया, बिहार से एक एनजीओ था जो शिक्षा के लिए बच्चों को मुंबई भेजता था। दिव्य ज्योति उन बच्चों को रखती थी। कुछ समय बाद कुछ बच्चे घर वापस जाते थे, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं। कहां जाते थे वो बच्चे? एसआई ने सिर्फ इतना कहा, हम देख रहे हैं। सुमन ने समझा, ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं था। सुमन के पास अब काफी सबूत थे। उसने एडिटर को सब बताया। एडिटर घबरा गया। सुमन, ये बड़े लोग हैं। अगर गलत साबित हुआ तो हम पर मानहानि का केस होगा। गलत नहीं है सर, मेरे पास दस्तावेज हैं। तो पहले पुलिस को दो। पुलिस को दिया तो खबर वो तोड़ेंगे, हम नहीं। एडिटर खिड़की के बाहर देखता रहा। 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास। अगर कल शाम तक कोई ठोस सबूत और आता है तो हम छापेंगे और साथ में पुलिस को भी भेजेंगे। सुमन उस रात घर नहीं गई। वो रफीक भाई के पास गई। उसे पता था कि रफीक ने कुछ देखा है जो उसने नहीं बताया। रफीक भाई, मैं आपसे वादा करती हूं, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। बस वो बताइए जो आपने देखा। रफीक चुप रहा। फिर उसने मोबाइल निकाला। एक वीडियो था, धुंधला, रात का। एक गाड़ी आती है, उसमें से 2 बच्चों को उतारा जाता है और 1 घंटे बाद उसी गाड़ी में 3 बच्चों को बिठाया जाता है। मैंने ये पिछले महीने रिकॉर्ड किया था। डर के मारे किसी को नहीं बताया। सुमन अगले दिन शाम को सुमन ने वो वीडियो और सारे दस्तावेज एडिटर को दिए। साथ में उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारी और एसआई को भी सब भेजा। रात के 10:30 बजे पुलिस की 2 गाड़ियां और चाइल्ड वेलफेयर की एक टीम विक्रोली की उस गली में पहुंची। सुमन और विजय भी थे। दूर से दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर से बच्चे डर कर कोने में सिमट गए। विमलाताई ने भागने की कोशिश की, पकड़ी गई। रमेश यानी राहुल कदम छत पर था। उसने देखा नीचे पुलिस है। उसने लैपटॉप खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, पर एसआई पहले से छत की तरफ गया हुआ था। उसे वहीं पकड़ा गया। नीलेश 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, फ्लाइट लेने की कोशिश में। 17 बच्चों को सरकारी संरक्षण गृह भेजा गया। जो छोटी लड़की सुमन की उंगली पकड़ी थी, उसका नाम था काव्या। 7 साल की, बिहार के एक गांव से। उसकी मां थी जिंदा, लेकिन उसकी मां को बताया गया था कि काव्या को मुफ्त पढ़ाई मिलेगी मुंबई में। काव्या को जब बताया गया कि वो मां के पास जाएगी तो वो रोई नहीं। उसने सुमन की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। उसने सुमन की उस मुस्कान की तस्वीर नहीं खींची। कुछ चीजें खबर नहीं होती। खबर छपी अगले दिन आवाज टुडे पर। वो स्टोरी लाइव हुई। शीर्षक था, दिव्य ज्योति का काला सच, भगवान के नाम पर बच्चों का सौदा। 24 घंटे में वो खबर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ी। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद पूछना शुरू किया, मैंने भी डोनेशन दिया था, क्या मेरा पैसा वहां गया? कई और राज्यों में जांच के आदेश हुए और सुमन की मां ने फोन किया, सुमन मुझे माफ कर। मैंने जांच नहीं की। मां, आपने गलत नहीं किया। आपने भरोसा किया। गलत उन्होंने किया जिन्होंने उस भरोसे को तोड़ा। रमेश कदम उर्फ राहुल पर धोखाधड़ी, बाल शोषण और मानव तस्करी के आरोप लगे। जांच अभी जारी थी। नेटवर्क कितना बड़ा था ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। लेकिन सुमन जानती थी, ये सिर्फ एक रमेश की कहानी नहीं है। देश में लाखों एनजीओ हैं, उनमें से हजारों सच्चे हैं, सैकड़ों ऐसे भी हैं जो इस दरार में बैठे हैं, कानून की कमजोरी और इंसान की भावना के बीच की दरार में। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब भी दान करो एक सवाल जरूर पूछो, एक सवाल जो कभी भी किसी सच्ची संस्था को बुरा नहीं लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? बस यही एक सवाल कितनी उम्मीदें बचा सकता है। रोशनी। 6 महीने बाद काव्या अपने गांव में थी, स्कूल जा रही थी। एक सरकारी योजना के तहत उसे छात्रवृत्ति मिली। सुमन ने उसे एक नोटबुक भेजी। काव्या ने उस नोटबुक के पहले पन्ने पर कुछ लिखा, अपनी तोतली हिंदी में, दीदी को थैंक यू, दीदी ने मुझे मां से मिलाया। सुमन ने वो पन्ना फ्रेम करवाया और अपनी दीवार पर लगाया। हर सुबह जब वो उठती वो पन्ना याद दिलाता था,
कि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, कभी कभी खबर किसी का घर होती है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक संस्था, व्यक्ति या घटना पर आधारित नहीं है। ये सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है।